Hello dear students, welcome to our channel. चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 8. अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमने एक नया टॉपिक शुरुआत की है जो है प्रोडक्टिविटी के बारे में. अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है वो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया और अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी हमने स्टडी किया. मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, वो सबके रिलेटेड हमने फैक्टर्स को स्टडी किए. राइट. अभी आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अभी आज हमें पढ़ना है मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी जो हमने स्टडी किया था कि इनपुट के अगेंस्ट हमें कितना आउटपुट मिल रहा है. इनपुट यानी कि उसमें रॉ मटेरियल आ सकता है, और भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जो हमने पैसे लगाए हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते, सारी चीज़ें इनपुट है. उसके अगेंस्ट कितना आउटपुट हो रहा है, उस रेशियो को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं. ठीक है. और कोई भी बिजनेस हो हमेशा ही ट्राई करेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, सोचेगा. तो अब इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं वो हमें देखना है यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फॉलोइंग आर द मेजर्स और टेक्निक्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. अब यहाँ पे सबसे पहला आने वाला है वैल्यू इंजीनियरिंग. वैल्यू इंजीनियरिंग की टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं बिजनेसेस. अब इस वैल्यू इंजीनियरिंग में क्या करना है, जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ानी है. ठीक है. वैल्यू कैसे बढ़ाई जाएगी, काफ़ी सारे चेंजेस किए जा सकते हैं प्रोडक्ट में ताकि वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए, कस्टमर के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाए. लेकिन उसके सामने और एक चीज़ ट्राई करनी है कि ये जो क्वालिटी इम्प्रूव हुई, ये जो वैल्यू बढ़ गई प्रोडक्ट की, उसके सामने कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम वैल्यू बढ़ाने के लिए हमारी कॉस्ट भी साथ ही साथ बढ़ रही है तो हम उसे वैल्यू इंजीनियरिंग नहीं कह सकते. अभी हम कार प्रोडक्शन का एग्जांपल लेते हैं तो पहले के ज़माने में भी कार्स बनती थी, अभी भी बन रही थी, लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स अभी ऐड किए गए हैं जो कस्टमर के लिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, यूज़फुलनेस बढ़ गई है. लेकिन साथ ही बिजनेसेस क्या ट्राई करेंगे कि वो वैल्यू बढ़ाने के लिए उनकी कॉस्ट कम होती रहे, कम कॉस्ट पे वो वैल्यू बढ़ती रहे. उसे हम वैल्यू इंजीनियरिंग कहते हैं. सो वैल्यू इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है ऑफ इम्प्रूविंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय इम्प्रूविंग design or process and by reducing cost at every stage of product life cycle. क्या किया जाता है वैल्यू इंजीनियरिंग में, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाई जाएगी बाय इम्प्रूविंग डिज़ाइन और प्रोसेस. के डिज़ाइन को इम्प्रूव किया जाएगा, कुछ फीचर को इम्प्रूव किया जाएगा या फिर उसके प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाएगा, साथ ही बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. वो प्रोडक्ट बनाने की जो लाइफ साइकिल है उसमें जितने भी स्टेज है हर स्टेज पे कॉस्ट रिड्यूस करने की ही ट्राई की जाएगी. नाउ फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन वैल्यू इंजीनियरिंग. कैसे किया जाता है वैल्यू इंजीनियरिंग, स्टेप्स क्या क्या है. सो सबसे पहला है सिलेक्ट प्रोडक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट. सबसे पहला तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है. कोई कंपनी है, बाइक भी बना रही है, कार भी बना रही है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगी पहले तो कि कौन से प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाना है. दूसरा, रिकॉर्ड डेटा सच एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन. उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, सेकेंडरी कौन कौन से हैं, वो रिकॉर्ड करना है उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को. नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा और प्रोसेस. सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन और प्रोसेस को चेक करना है. हम प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने वाले, फ्यूचर बढ़ाने वाले, प्रोसेस इंप्रूव करने वाले हैं, नो डाउट, जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ेगी प्रोडक्ट की. लेकिन पहले एग्जिस्टिंग क्या है वो तो हमें चेक करना होगा.
वो तो प्रॉपरली स्टडी करना होगा कि करंट उसका क्या है डिज़ाइन, एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिज़ाइन और प्रोसेस। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन। डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन, एग्जिस्टिंग क्या है हमें पता चल गया, अभी हम ऑल्टरनेट बनाएंगे डिज़ाइन, जो भी प्रोडक्ट का वैल्यू हमें बढ़ाना है उसका हम ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन बनाएंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट डिज़ाइन। अब वो जो हमने ऑल्टरनेटिव डिज़ाइंस बनाए हैं उसमें से सबसे हम बेस्ट जो होगा उसे हम सिलेक्ट करने वाले हैं, एंड उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू डिज़ाइन, फिर नया डिज़ाइन को हम सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये इन तरीक़ों से किया जाता है वैल्यू इंजीनियरिंग। ये हो गया सबसे पहला टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी सर्कल्स, अब ये क्वालिटी सर्कल्स हमारे लास्ट टॉपिक में भी आया था जो हमने पढ़ा था। व्हाट इज़ क्वालिटी सर्कल्स? ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, अलग अलग एरिया से हम कहें अलग अलग एम्प्लॉयज़ होंगे जो एक ग्रुप बनाएंगे और वो बिजनेस के प्रोडक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सजेशन देंगे उसे सॉल्व करने के लिए, उसे हम कहेंगे क्वालिटी सर्कल्स। Now the concept of quality circles was introduced by Dr. L. Caro in 1960 in Japan। सबसे पहले क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट जापान में आया था। Now quality circle is small group। कैसा ग्रुप रहेगा? स्मॉल ग्रुप। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ला दिया है ग्रुप में और क्वालिटी सर्कल्स बनाया, ऐसा नहीं होगा। स्मॉल ग्रुप रहेगा ऑफ एम्प्लॉयज़ बिजनेस में जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका ही ग्रुप बनेगा, नए बाहर से कोई एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं करने हैं। क्वालिटी सर्कल इज़ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हम कहें कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स नहीं बन रहा है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बनाने का प्रोडक्शन का बिज़नेस चल रहा है, तो हम ऐसे कहें कि चलो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी डिसाइड की गई थी उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, अभी ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो क्वालिटी सर्कल्स हेल्प करेंगे ऐसी प्रॉब्लम को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने में, उसके बाद उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है एंड उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? रेगुलरली मीटिंग करके ना। तो क्वालिटी सर्कल मेंबर्स प्रोवाइड recommendations to management to implement new methods to solve work related problem which in turn help to increase productivity। अब ये जो क्वालिटी सर्कल मेंबर्स होंगे वो हमेशा ही recommendations देंगे, यानी कि सजेशन देंगे, सजेशन दे सकते, ये कोई ऑर्डर नहीं देंगे कि हमने जो सॉल्यूशन बताया वो आपको फॉलो करना ही करना है बिजनेस में, ऐसा नहीं होगा। ये लोग प्रॉब्लम को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एंड उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे और सजेशन देंगे ये लोग मैनेजमेंट को, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट फिर उसे फॉलो करेंगे एंड सॉल्यूशन लाएंगे प्रॉब्लम का, ताकि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वालिटी सर्कल। नाउ तीसरा आता है PERT एंड CPM। PERT एंड CPM की हम बात करेंगे। यस, PERT एंड CPM प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। अभी इससे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कैसे करना है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जितने भी इवेंट्स या एक्टिविटी होती है गुड्स बनाने में या प्रोडक्ट बनाने में, उसके टाइमिंग्स डिसाइड किए जाते हैं कि भाई कब एक्टिविटी शुरू होनी है, कब ख़त्म होनी है। ठीक है, और अब उस प्रोडक्शन में क्रिटिकल पाथ स्टडी किया जाएगा। क्रिटिकल पाथ यानी कि कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, और ट्राई की जाएगी कि वहाँ पे वो जो लॉन्गेस्ट एक्टिविटी है उसे कम किया जाए, वहाँ पे टाइम कम किया जाए और कॉस्ट कम की जाए। ठीक है, जैसे हम कहे
कि कार मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस चल रहा है, काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं उसमें। डिज़ाइनिंग का काम है, या फिर मटेरियल लाना है, या फिर अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, या उसके बाद असेंबलिंग भी होता है, कलर किया जाता है, टेस्टिंग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक पाथ डिसाइड किया जाता है प्रोडक्शन का। अभी उसके अंदर क्रिटिकल पार्ट देखना है। लेट्स से हम कहें कि जो अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है उस एक्टिविटी में, तो वो क्रिटिकल पाथ हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, ज़्यादा मटेरियल चाहिए होगा, तो उस क्रिटिकल पाथ को अच्छे से स्टडी करना है एंड ट्राई करना है कि वहाँ पे हो सके उतना ड्यूरेशन कम हो, इनपुट्स कम यूज़ करने पड़े एंड वहाँ पे कॉस्ट कम हो जाए, और अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट जल्दी बन जाए, थोड़ा कम कॉस्ट में बन जाए। तो PERT and CPM, the PERT and CPM are टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक। देखिए, टाइम इवेंट नेटवर्क यानी कि जितने भी इवेंट होने हैं गुड्स बनने में, प्रोडक्शन होने में, उन्हें कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम इवेंट नेटवर्क स्टडी करना है। दिस टेक्निक हेल्प मैनेजर to plan and control activities relating to certain project. Now this technique focus on critical path, important activity that requires maximum possible time. इस टेक्निक में क्या करना है, जो मैनेजर है कहाँ पे फोकस करेगा, क्रिटिकल पाथ पे। यानी कि व्हाट इज़ क्रिटिकल पाथ, हम कहेंगे जिस एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो अभी के एग्जांपल में हमने देखा, कार मैन्युफैक्चरिंग वाले एग्जांपल में, कि पार्ट्स बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैक्सिमम टाइम वहाँ पे जा रहा है, तो उसे स्टडी करना है। द मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकल पाथ हेल्प्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम। वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ पे फोकस करना है कि वो टास्क बराबर टाइम पे ख़त्म हो एंड कम कॉस्ट में वो ख़त्म हो। ठीक है, तो ये बात हो गई PERT and CPM के बारे में, जो हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव प्लान। देखिए, अभी इंसेंटिव की बात करें तो इंसेंटिव किसको मिलने वाला है, एम्प्लॉयज़ को, जो काम कर रहे हैं उन्हें मिलने वाला है। कैसे इंसेंटिव, मॉनिटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी भी। मॉनिटरी कौन से होते हैं, सैलरीज मिली, वेजेस, बोनस मिला, कमीशन मिला। कमीशन तो खैर सेल्स वालों को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सैलरीज, वेजेस, बोनस, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं जो मॉनिटरी इंसेंटिव में आता है। वैसे ही नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव भी दिया जाता है। नॉन मॉनिटरी यानी कि अच्छे से वर्किंग कंडीशन दे दिया एम्प्लॉयज़ को, या कोई और फैसिलिटी दे दी, या उन्हें कहीं पिकनिक पे जाने दिया, ये सारे नॉन मॉनिटरी चीज़ों में आता है। तो जो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव जब मिलते हैं तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होके काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। सो प्रोडक्टिविटी रेशियो हमेशा ही बढ़ता है। सो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ बाय डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी प्लान। बिजनेस ने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। कैसे करेगा वो, अप्रोप्रिएट मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दे के। नाउ द मॉनिटरी प्लान्स आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड बेटर मॉनिटरी टर्म्स टू एम्प्लॉयज़ एज वेजेस एंड सैलरीज, बोनस एंड अदर मॉनिटरी इंसेंटिव्स। मॉनिटरी प्लान्स में क्या आने वाला है, वेजेस, सैलरीज, बोनस एक्सेट्रा। द नॉन मॉनिटरी प्लान्स आर फ्रेम्ड टू प्रोवाइड बेटर नॉन मॉनिटरी फैसिलिटीज़ और इंसेंटिव्स। यहाँ पे नॉन मॉनिटरी फैसिलिटीज़, इंसेंटिव्स आएंगे, जैसे कि गुड वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर फैसिलिटीज़, वर्कर्स गो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। कभी कभी वर्कर्स को भी मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, उसे भी हम नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ भी
एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करती है। सो ये सारी चीज़ें जो है मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स हमेशा ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेशंस रिसर्च। Operation research. Now what is operations research? Now it is a broad technique that makes use of mathematical and scientific models to solve management problems including those concerning productivity. अब यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च में ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्यों कहा गया है, ब्रॉड टेक्निक उसे क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंडर बहुत सारे मेथड्स यूज़ होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, खास करके प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक मॉडल्स बनाए जाएंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी कि कोई इशू आ रहा है तो उसका डेटा कलेक्ट करके कुछ मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाएगा एंड उसके ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नाउ ऑपरेशंस रिसर्च एक्सपर्ट्स हैव डेवलप्ड वेरियस सब टेक्निक्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी एक्सेट्रा टू अराइव एट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग विच इन टर्न वुड हेल्प टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अभी इसमें क्या किया जाता है, एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, ये जो अलग अलग टेक्निक्स बताए गए, लीनियर प्रोग्रामिंग है, गेम थियरी, उसके ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। जैसे लेट्स से हम कहें कि कोई प्रोडक्ट है उसमें हम कंपटीशन में नहीं टिक पा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, कुछ इश्यू आ रहे हैं, तो अभी गेम थियोरी अगर हम यूज़ करें कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में हम प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे सेल करने की, कि उससे हमें पता चलेगा कि क्या इशू आ रहा है, क्यों प्रोडक्ट हमारा नहीं जा रहा है। तो ये एक तरह का गेम थियोरी हो गया, अलग अलग सिचुएशन में हमने ट्राई किया। अभी ये बात हो गई ऑपरेशन रिसर्च की। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग भी दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को, लेबर जो काम कर रहे हैं उनको, ठीक है। जब भी कोई लेबर या एम्प्लॉय आता है बिजनेस में, अब वो सीधा ही काम करने तो नहीं लग जाएगा, उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। कौन से मशीनरी यूज़ करने हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कैसा रॉ मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ों के लिए ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉय को। सीधे सीधा काम दे देंगे तो ऑफकोर्स उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी, बहुत कम हो जाएगी। और अगर हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे के काम दे रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। साथ ही कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है तो उसे भी ट्रेनिंग रेगुलर टाइम पे देना ज़रूरी है। मान लो कोई मशीनरी नया आया है या कोई रॉ मटेरियल नया यूज़ करना है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी है ना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग स्किल एंड नॉलेज टू द एम्प्लॉयज़। व्हाट इज़ ट्रेनिंग? Process of imparting skill and knowledge to the employees. Now it is often found that training is a must, especially for new employees, as it shortens the period of learning about the job. ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? स्टार्टिंग में, जब इंसान जॉब करना शुरू करता है, काम करने शुरुआत करता है, तब ज़रूरत होती है, क्योंकि ये क्या करता है, शॉर्टन्स द पीरियड ऑफ लर्निंग। ट्रेनिंग नहीं मिली है, सीधा काम स्टार्ट कर रहा है इंसान, तो उसे काफ़ी टाइम लग जाएगा उस काम को सीखने में, जबकि ट्रेनिंग दी गई है तो वो जल्दी से सीख जाएगा। नाउ ऑल्सो ट्रेनिंग इम्प्रूव्स एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय इम्प्रूव होता है अगर उसे ट्रेनिंग मिली है तो। अब ये एटीट्यूड कैसे इम्प्रूव होगा? मान लो हम भी कहीं काम के लिए जाते हैं और सीधा काम दे दिया गया तो हमें पता नहीं है कैसे करना है, क्या है, सारी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, वो नॉलेज स्किल नहीं है, तो नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है उस काम के लिए। जबकि उसकी बजाय अगर सही ट्रेनिंग दी गई है, नॉलेज दिया गया है, तो क्या होता है, हम पॉजिटिव रहते हैं उस काम को लेके। तो ट्रेनिंग इम्प्रूव्स एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़।
नाउ ये बात हुई ट्रेनिंग की. नाउ नेक्स्ट वन इज जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट. नाउ व्हाट इज जॉब एनरिचमेंट? कोई इंसान किसी पोस्ट पे काम कर रहा है, हम कहे चलो प्रोडक्शन मैनेजर ही है, ठीक है, तो अभी जॉब एनरिचमेंट करना ज़रूरी है, यानी कि सेम लेवल का जॉब काम उसको नहीं देते रहना है, लेकिन कुछ नया, कुछ हायर लेवल का, कुछ चैलेंजिंग टास्क उसे देना है, ताकि वो और भी अपनी स्किल्स को बढ़ा सके, नॉलेज को बढ़ा सके, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, ठीक है. तो ये सारी ऐसा सब करके हम जॉब एनरिचमेंट ला सकते हैं. Now it refers to increase in vertical depth of a job so as to make jobs more meaningful and satisfying. अभी कोई इंसान है, वो उसके सेम लेवल का ही काम करते जा रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हम कहें कि उसे कुछ ना कुछ चैलेंजिंग मिल रहा है एवरी डे या कुछ कुछ समय पे, तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, नॉलेज और बढ़ जाएगा, यानी कि वहाँ पे जॉब एनरिचमेंट हो जाएगा. नाउ इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग मोर चैलेंजिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फॉर इंस्टेंस, an executive who is involved in preparation of reports may also be asked to frame plans for his department. देखिए यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि कोई एम्प्लॉय है, कोई एग्जीक्यूटिव है जो सिर्फ रिपोर्ट से बना रहा है, वही काम है उसका, रिपोर्ट ही बनाते रहना. अभी उसे कुछ नया काम मिल गया, प्लान्स बनाने का, तो अब उस प्लान्स बनाने के लिए उसे थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा और नॉलेज लाना पड़ेगा, और जब वो ये काम करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, ठीक है, स्किल और बढ़ जाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब एनरिचमेंट किया गया उस इंसान का. नाउ नेक्स्ट इज, अब ये जॉब एनरिचमेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा हमेशा. नाउ नेक्स्ट इज मटीरियल्स मैनेजमेंट. Material management. So material management is concerned with the optimum use of material used in manufacturing process. Material management, मटीरियल प्रोडक्शन का काम हो रहा है, विदाउट मटेरियल तो होगा ही नहीं, ठीक है. जैसे हमने वो चेयर बनाने का एग्जांपल लिया था, वुडन चेयर, तो काफ़ी सारा मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें. कार वाला एग्जांपल लिया, कार मैन्युफैक्चरिंग का, बहुत सारा मटेरियल चाहिए होगा. तो अभी इन मटेरियल का सही से मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं कि जिस टाइम पे मटेरियल चाहिए होता है उस टाइम पे अवेलेबल हो जाए, ओवर स्टॉकिंग ना हो, अंडर स्टॉकिंग ना किया जाए इन्वेंट्री का या मटेरियल का. ये सारी चीज़ें आती है अंडर मटेरियल मैनेजमेंट. नाउ इट इन्वॉल्व साइंटिफिक परचेसिंग. साइंटिफिक परचेसिंग करना है, सिस्टमेटिक स्टोर कीपिंग, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेट्रा. साइंटिफिक परचेसिंग यानी कि प्रॉपरली प्लान करके परचेस करना है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड हो उस समय वो मटेरियल अवेलेबल हो. सिस्टमेटिक स्टोर कीपिंग, जहाँ पे मटेरियल रखा गया है वहाँ पे सिस्टमेटिकली सही से वो स्टोर किया होना चाहिए, यानी कि मटेरियल ख़राब ना हो जाए, उसे प्रॉपर कंडीशन में स्टोर करना है. प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल सही से होना चाहिए, यानी कि इन्वेंट्री का वेस्टेज नहीं होना चाहिए. सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट आर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके? टू परचेज क्वालिटी मटेरियल एट राइट प्राइस, टू मेंटेन गुड सप्लायर रिलेशन, सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए. कैसे होंगे अच्छे रिलेशंस? जब सप्लायर से हम रेगुलरली परचेज़ करते रहेंगे, सही प्राइस पे परचेज़ हम कर रहे हैं, क्रेडिट पे गुड्स लिया है तो हम ऑन टाइम पेमेंट करेंगे. तो टू मेंटेन गुड सप्लायर रिलेशन. नेक्स्ट इज टू मेंटेन प्रॉपर लेवल ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का लेवल बिजनेस में सही से ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा इन्वेंट्री स्टॉक करके रखा है, तो
हमारे पैसे वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, जगह हमारी वेस्ट हो जाएगी जहाँ पे हमने गुड स्टोर करके रखा है। एंड दूसरा अंडर स्टॉकिंग, यानी कि कम स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, कम मटेरियल भी नहीं होना चाहिए, कम इन्वेंट्री। उससे क्या होगा, जब चाहिए इन्वेंट्री तभी अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन का काम अटक जाएगा और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आती हैं अंडर मटीरियल मैनेजमेंट। Now next topic is quality control. Next point is quality control. Quality control हमेशा ही हेल्प करेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। क्वालिटी कंट्रोल आगे भी हमने आगे के टॉपिक में भी हमने स्टडी किया। The main objective of quality control includes to produce quality goods at reasonable prices, to reduce wastage, to locate causes of quality deviation and to correct such deviation, to install quality consciousness among employees. क्वालिटी कंट्रोल में क्या करना है, चेक करते रहना है कि हमने जो क्वालिटी सोची थी उस क्वालिटी का गुड्स बन रहा है या नहीं, नहीं बन रहा है, डेविएशन आ रहा है, तो हम चेक करेंगे कि क्या क्या रीज़न है कि क्वालिटी गुड्स नहीं बन रहा है। रॉ मटेरियल सही नहीं है, मशीनरी सही नहीं है, या फिर लेबर बराबर काम नहीं कर रहे हैं। रीज़न हम फाइंड आउट करेंगे और हम क्या करेंगे, करेक्टिव स्टेप लेंगे, उस डेविएशन को हटाने की हम ट्राई करेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि क्वालिटी गुड्स हमेशा ही बने एट रिजनेबल प्राइस और वेस्टेज एकदम बहुत ही हम कम करें, ठीक है। तो ये चीज़ें की जाती है अंडर क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वालिटी कंट्रोल करने से हमेशा ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब को इवैल्यूएट हम करेंगे, यानी कि कोई एक पोस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर की ही हम बात करेंगे, तो हम उसके काम को इवैल्यूएट करेंगे कि अभी उसके काम में कितने आवर्स लग रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो उसको सैलरी हम दे रहे हैं वो सही सही दी जा रही है या नहीं उस पोस्ट के लिए, वो सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना है, यानी कि जॉब इवैल्यूएशन करना है। नाउ इट इज़ अ प्रोसेस, देखिए ये एक तरह का प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन in order to establish a basis for relative wage rate and other personal matter. कोई भी जॉब है, ठीक है, रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब, जैसे हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात कर रहे हैं, तो उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू क्या है उसके काम की हमारे बिजनेस के लिए, वो हम चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ बेसिस फॉर रिलेटिव वेज रेट्स एंड अदर पर्सनल मैटर, क्योंकि हमें देखना है कि उसे हमें कितना वेज देना है, सैलरी देनी है, अदर इंसेंटिव्स हमें कितने देने हैं, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें तो भाई उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो उसकी सैलरी हमेशा ही ज़्यादा रहेगी। जबकि लोअर लेवल पे कोई इंसान है तो उसका जॉब इवैल्यूएशन हम करें तो उसकी वर्थ कम रहेगी, तो उसे उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा कम सैलरी मिलेगा, यानी कि हम जॉब इवैल्यूएशन कर रहे हैं। नाउ प्रॉपर जॉब इवैल्यूएशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ एंड एज सच देयर इज एनहेंस प्रोडक्टिविटी। तो जॉब इवैल्यूएशन हमेशा ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी ये कोई कुछ नया कॉन्सेप्ट है। नाउ ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स refers to man-machine relationship designed to match the technology to human requirements. Now the term economics has originated from Greek word ergos meaning work and nomikos meaning law. It literally means law of work and concerned with study of how to fit a job to man's
साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अभी कोई इंसान है, ठीक है, वो जब काम कर रहा है बिजनेस में, तो अभी आजकल इन मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी भी काफ़ी यूज़ होता है, मशीनरी भी काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, प्रोडक्शन में या कोई भी डिवीज़न में। तो यहाँ पे क्या है, चेक किया जाएगा कि वो इंसान फिज़िकली कितना केपेबल है उस टेक्नोलॉजी या मशीनरी के साथ काम करने के लिए, एंड साइकोलॉजिकली भी, या यानी कि मेंटली भी वो कितना केपेबल है। ठीक है, हमने किसी इंसान को मान लो कंप्यूटर यूज़ करना ही नहीं आता और हमने उसे उस रिलेटेड काम दे दिया, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसको आता ही नहीं, वो मेंटली वहाँ पे नहीं कर पाएगा, उससे काम आएगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें चेक करनी होगी, सो एज टू एनहेंस ह्यूमन एफिशिएंसी एंड वेल बीइंग। अगर हमने सही सही चेक किया है कि कोई इंसान फिज़िकली साइकोलॉजिकली कितना केपेबल है टेक्नोलॉजी यूज़ करने में, मशीनरी यूज़ करने में, तो उस इंसान की, उस एम्प्लॉय की प्लेसमेंट फिर हम उस अकॉर्डिंगली ही करेंगे, जो उस लेबर की, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को हमेशा बढ़ाएगा, क्योंकि उसे हमने राइट प्लेस पे काम दे दिया है, सही सही से प्लेसमेंट किया है। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अभी ऊपर हमने देखा था जॉब इवैल्यूएशन, अब ये दूसरा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। दोनों ही अलग चीज़ें हैं। जॉब इवैल्यूएशन यानी कि बिजनेस के अंदर कोई जॉब है, कोई मैनेजर की है या कोई लोअर लेवल के एम्प्लॉय की है, कोई जनरल मैनेजर है, तो उस जॉब को हम इवैल्यूएट करते हैं बिजनेस के साथ कि उस जॉब की क्या वर्थ है बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे हो रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि हम कहें मैनेजर की हमने बात की, प्रोडक्शन मैनेजर लेट से, तो उस प्रोडक्शन मैनेजर को किस इंसान को वो जॉब दी गई है और वो इंसान का परफॉर्मेंस कैसा है वो हम चेक करेंगे, उसे हम कहेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन में अंडरटेक परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन रेगुलर बेसिस। When employees are provided with performance feedback, they would be in a position to correct their weakness and improve their strength. अप्रेजल यानी हम चेक कर रहे हैं किसी इंसान ने कैसा काम किया। प्रोडक्शन मैनेजर है तो रेगुलर इंटरवल यानी मान लो हम एवरी मंथ चेक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि चलो ये 1 मंथ ने कैसा काम किया है, प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, कम हुई है। तो उस अप्रेजल के बेस पे उसे पता चलेगा कि मेरी वीकनेस क्या रही, मेरी स्ट्रेंथ क्या रही। तो वीकनेस को ऑफकोर्स वो दूर करने की ट्राई करेगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, विच इन टर्न वुड हेल्प टू इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। जितने हमने एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर का लिया, लेकिन वैसे ही काफ़ी सारे और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। जब सबका ही काम का अप्रेजल होगा तब उन्हें पता चलेगा, उन्हें फीडबैक मिलेगा हमारा काम कैसा है, तो सारे ही लोग इम्प्रूवमेंट लाने की ट्राई करेंगे, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेजर्स देख लिए टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, किन किन तरीक़ों से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री की तरफ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।